Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is नवरत्न स्टेटस। तो हम जानेंगे नवरत्न स्टेटस के बारे में, पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है और किसको दिया गया अभी रिसेंटली वो भी समझेंगे। टू सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एंड राइट्स लिमिटेड हैव बीन ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस। दो आपके जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और रिट्स लिमिटेड, उनको दिया गया है नवरत्न स्टेटस। RITES Limited, in its 50th year of operation, is a prominent transport infrastructure consultancy and engineering firm in India, offering services in various sectors such as transportation, railway, highway, airport and more. जो रिट्स लिमिटेड है, अपने 50 ईयर ऑफ ऑपरेशन के दौरान उन्होंने प्रोमिनेंट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग फर्म में काम किया भारत के। ये ऑफर करता है बहुत सारे सेक्टर को अपने सर्विसेज को, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेलवे हो गया, हाईवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया और भी बहुत सारे सेक्टर है। Ircon, with a 47 year of experience, specialized in railway, highway and high tension subtraction engineering and construction. The company has executed various projects in railway construction, electrification, tunneling and more, both in India and abroad. और जो इरकॉन है जिसको 47 इयर्स एक्सपीरियंस का हो चुका है, वो स्पेशलाइज है रेलवे, हाईवे और हाई टेंशन सब स्टेशन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के लिए। ये जो कंपनी है ये एग्जीक्यूट करता है बहुत सारे प्रोजेक्ट को रेलवे के कंस्ट्रक्शन को लेके, इलेक्ट्रिफिकेशन, टनलिंग और बहुत सारा, दोनों ही इंडिया और अब्रॉड के लिए। अब हम समझेंगे महारत्न और नवरत्न के लिए क्या स्टेटस है, सब कुछ डिटेल्स में। ऑयल इंडिया इज नाउ द 13th महारत्न सीपीएससी इन इंडिया। एडिशनली द गवर्नमेंट रेंज ओएनजीसी विदेश लिमिटेड टू ए नवरत्न सीपीएससी, मेकिंग इट द 14 नवरत्न अमंग सीपीएससी। जो आपका ऑयल इंडिया है वो आपका 13 महारत्न सीपीएससी बन गया भारत में, भारत का आई मीन। साथ साथ गवर्नमेंट ने रेज किया ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो कि एक नवरत्न सीपीएससी है, ताकि जो कि 14 नवरत्न होगा सीपीएससी के अंतर्गत। तो क्या क्राइटेरिया होता है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न के लिए, हम जानेंगे तीनों के बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो क्राइटेरिया महारत्न स्टेटस के लिए, तो उसको कम से कम नवरत्न स्टेटस होना चाहिए, वो लिस्टेड होना चाहिए इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में प्रिस्क्राइब पब्लिक शेयर होल्डिंग के साथ। एवरेज एनुअल टर्नओवर ग्रेटर देन 25,000 करोड़ होना चाहिए लास्ट 3 ईयर का। एवरेज एनुअल नेट वॉल्ट जो है वो ग्रेटर देन ₹15,000 करोड़ होना चाहिए लास्ट 3 ईयर का। एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रेटर देन 5,000 करोड़ होना चाहिए लास्ट ईयर का। और उसका सिग्निफिकेंस ग्लोबल प्रेजेंस और इंटरनेशनल ऑपरेशन होना चाहिए। क्या क्राइटेरिया है नवरत्न के लिए, तो कम से कम मिनीरत्न कैटेगरी 1 या शेड्यूल 8 सीपीएससी में होना चाहिए। एक्सीलेंट या वेरी गुड रेटिंग होना चाहिए 5 इयर्स में से लास्ट 3 इयर्स पे। कंपोजिट स्कोर जो है वो 60 या उससे अधिक का होना चाहिए। जो फॉलोइंग 6 परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जिसमें कि नेट प्रॉफिट टू नेट वॉल्ट, कॉस्ट ऑफ सर्विस, अर्निंग पर शेयर सब आता है। क्या क्राइटेरिया है मिनीरत्न स्टेटस के लिए, तो मिनीरत्न कैटेगरी के लिए 2 क्राइटेरिया है। पहला तो मिनीरत्न कैटेगरी 1 स्टेटस और दूसरा आपका मिनीरत्न कैटेगरी 2 स्टेटस। तो दोनों के बारे में जानेंगे। मिनीरत्न कैटेगरी 1 स्टेटस में जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर का वो कंटिन्यूअसली होना चाहिए। प्री टैक्स प्रॉफिट जो है ₹30 करोड़ या उससे अधिक का होना चाहिए, कम से कम 1 साल जो 3 साल को कंसीडर किया जाएगा। उसका पॉजिटिव नेट वॉल्ट स्टेटस होना चाहिए। मिनीरत्न कैटेगरी 2 स्टेटस में क्या है, तो जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर का कंटिन्यूअस होना चाहिए, पॉजिटिव नेट वॉल्ट स्टेटस होना चाहिए, वो डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए अपने रिपेमेंट ऑफ लोन या इंटरेस्ट पेमेंट को या किसी भी टाइप के लोन को जो कि गवर्नमेंट का है, वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए बजटरी सपोर्ट के ऊपर या गवर्नमेंट गारंटी के ऊपर, तभी उसको मिनीरत्न कैटेगरी 2 का स्टेटस दिया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया क्या डिफरेंस है तीनों में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्टी सेल थेरेपी। तो जानेंगे हम कार्टी सेल थेरेपी के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। India's Drug Controller General has granted market authorization for CAR-T chimeric antigen receptor T-cell therapy developed by ImmunoAct, a spin-off company from IIT Bombay. भारतीय ड्रग कंट्रोलर जनरल ने ग्रांट कर दिया है मार्केट ऑथोराइजेशन को कार्टी किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी के लिए, जिसको डेवलप किया गया है इम्यूनो एक्ट, ए स्पिन ऑफ कंपनी जो है आईआईटी बम्बई की, इसके द्वारा किया गया है। क्या है इंपॉर्टेंट हो जाता है। This groundbreaking treatment, known as NextCAR19, is now approved for use in cases of relapsed refractory B-cell lymphoma and leukemia. और ये जो आपका ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रीटमेंट है जिसको कि हम जानते हैं NextCAR19 के नाम से, ये इसको अब अप्रूव कर दिया गया है उपयोग करने के लिए जो केसेस है आपके रिलैप्स रिफ्रैक्टरी बी सेल लिम्फोमा या ल्यूकेमिया के लिए। Therapy market authorization follow extensive scrutiny of data from phase 1 and 2 clinical trial by Central Drug Standard and Control Organization. और जो थेरेपी मार्केट ऑथोराइजेशन है वो फॉलो करते हैं एक्सटेंसिव स्क्रूटिनी को, जो डाटा है फेज 1 फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल का सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का, उसको काफी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है।
अब हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नॉर्मल टी सेल को, और जब वो चेंज होकर कार टी सेल से हो जाता है तब उसमें क्या अंतर आता है। तो कार टी सेल थेरेपी, कार टी सेल थेरेपी एक कटिंग एज फॉर्म है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, जिसका उपयोग किया जाता है पेशेंट के खुद के सेल को अटैक करने के लिए कैंसर के ऊपर। टी सेल को हार्वेस्ट किया जाता है पेशेंट के ब्लड पे और मॉडिफाई किया जाता है लेबोरेटरी पे, ताकि प्रोड्यूस किया जा सके कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कार को, जो कि बाइंड करता है कैंसर सेल के साथ और डिस्ट्रॉय कर देता है उसको। टी सेल एक टाइप है डब्ल्यूबीसी का, जो कि पार्ट है इम्यून सिस्टम का, और इसको डेवलप किया जाता है स्टेम सेल के मदद से बोन मैरो में। ये जो है प्रोटेक्ट करता है बॉडी को इन्फेक्शन से और मदद करता है कैंसर से लड़ने में भी। क्या बेनिफिट है कार टी सेल थेरेपी का? तो जैसे कि आपका कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी है, जिसके लिए मास प्रोड्यूस इंजेक्टेबल या ओरल मेडिकेशन करना पड़ता है, कार टी थेरेपी जो है वो उपयोग करता है पेशेंट के खुद के सेल्स का, और इसका एफिकेसी रेट जो है 90% तक है कुछ केसेस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टी सेल है, ये कैंसर सेल है जो कि हाइड कर रहा है टी सेल के पास। ये आपका प्रोटीन है सेल के ऊपर, चेंज करने का कार टी सेल के साथ ये कार टी सेल जो है वो रिकॉग्नाइज करता है और किल कर देता है कैंसर सेल को, जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। यहाँ पे आप देख सकते होंगे क्या लिमिटेशन उसको दिखाया गया है। तो जो एफिकेसी है वो वेरिएबल बेस्ड करता है किस टाइप का कैंसर है उसके ऊपर, यानी इसका एफिशिएंसी डिपेंड करेगा। कॉस्ट की अगर हम इसकी बात करें तो ये काफी ज्यादा हाई है, टेक्निकल और ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती है एडमिनिस्टर करने के लिए थेरेपी को कंसिडरेबली। और कंकरेंटली क्या है जो उपयोग है कैंसर के लिए जो कि नहीं रिस्पॉन्डेंट है प्रीवियस ट्रीटमेंट पे, वो वापस से हो जाता है इनिशियल सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद, उसके लिए ये लिमिटेशन है। किस तरीके से ये काम करता है तो उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले टी सेल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेशेंट के ब्लड से, उसके बाद टी सेल को जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है इंट्रोड्यूस करके कार को मदद से। स्टेप 3 में इंजीनियर कार टी सेल को आइडेंटिफाई करने किया जाता है कैंसर सेल को उसके मदद से, और फिर किल किया जाता है। और स्टेप 4 में कार टी सेल को मल्टीप्लाई किया जाता है लैब में और इन्फ्यूज कर दिया जाता है पेशेंट में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइक। तो हम जानेंगे साइक के बारे में, यह है क्या, क्यों न्यूज पे आया है। NASA has launched a spacecraft called Psyche on a 6-year mission to study a unique metal-rich asteroid, also known as Psyche. तो नासा ने लॉन्च किया एक स्पेसक्राफ्ट को जिसका नाम साइक है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा। 6 ईयर का मिशन इसका, ये स्टडी करेगा एक यूनिक मेटल रिच एस्ट्रॉइड को जिसका नाम भी साइक है। दिस एस्ट्रॉइड ऑर्बिट द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये जो एस्ट्रॉइड है ये ऑर्बिट कर रहा है सन को मार्स एंड जुपिटर के बीच में। The primary goal of the Psyche mission is to explore the iron core, a previously unexplored aspect of planet formation. जो मेन गोल है साइक मिशन का, तो एक्सप्लोर करेगा आयरन कोर को, जो कि एक प्रीवियसली अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट था प्लेनेट के फॉर्मेशन के पीछे का। फॉर द फर्स्ट टाइम द मिशन विल एग्जामिन ए सेलेस्टियल बॉडी प्राइमरली कंपोज ऑफ मेटल रेदर देन रॉक एंड आइस। और ये पहली बार होगा कि जो मिशन है वो एग्जामिन करेगा इस सेलेस्टियल बॉडी को, जो कि मेनली बना हुआ है मेटल से, ना कि रॉक या आइस से। Additionally, it aims to gain insight into the internal structure of terrestrial planet, including Earth, by directly studying the interior of a differentiated body, which would otherwise remain hidden. और साथ साथ इसका मकसद है कि ये इंसाइट कलेक्ट करे जो इंटरनल स्ट्रक्चर है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट का, जैसे कि अर्थ हो गया, डायरेक्टली स्टडी करे इंटीरियर को डिफरेंशिएटेड बॉडी का, नहीं तो क्या होता वो हिडन रह जाता। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एंड इकोनॉमी स्कीम अंडर लाइफ इनिशिएटिव। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। Indian government has introduced 2 green initiative in preparation for the upcoming UN Climate Summit COP28, Green Credit Program and EcoMark Scheme under Life Initiative. भारतीय गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है 2 ग्रीन इनिशिएटिव को प्रिपरेशन करते हुए अपकमिंग यूएन क्लाइमेट समिट COP28 के लिए, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इकोमार्क स्कीम अंडर लाइफ इनिशिएटिव। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में पहले हम जान ले। अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म डिजाइन टू इंसेंटिवाइज वॉलंटरी एनवायरमेंटल एक्शन अक्रॉस वेरियस सेक्टर। तो जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ये आपका मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जिसको डिजाइन किया गया है इंसेंटिवाइज करने के लिए वॉलंटरी एनवायरमेंटल एक्शन को अलग अलग सेक्टर्स के लिए। इनिशियल फोकस जो है वो वाटर कंजर्वेशन और एफोरेस्टेशन के ऊपर है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और ऑपरेशन के लिए। इंडिविजुअल और इंटाइटीज जो है वो अर्न करेंगे ग्रीन क्रेडिट को रजिस्टर करके खुद को एनवायरमेंटली फ्रेंडली एक्टिविटी पे एक डेडिकेटेड गवर्नमेंट ऐप या वेबसाइट के मदद से। अब हम इकोमार्क स्कीम के बारे में भी जान लेंगे। प्रोवाइड एक्रीडिएशन एंड लेबलिंग फॉर हाउसहोल्ड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट मीटिंग स्पेसिफिक एनवायरमेंटल क्राइटेरिया व्हाइल मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये जो आपका इकोमार्क स्कीम है ये प्रोवाइड करता है एक्रीडिएशन और लेबलिंग को हाउसहोल्ड और कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए जो कि पूरा कर रहे हैं स्पेसिफिक एनवायरमेंटल क्राइटेरिया को मेंटेन करते हुए क्वालिटी के स्टैंडर्ड को। इसका मकसद है कि रेज किया जाए कंज्यूमर अवेयरनेस को एनवायरमेंटल इश्यू को लेके,
साथ साथ इनकरेज किया जाए इको कॉन्शियस चॉइसेस को और मोटिवेट किया जाए मैन्युफैक्चरर को कि वो ट्रांजिट करे इको फ्रेंडली प्रोडक्शन की ओर। एडमिनिस्टर बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन पार्टनरशिप विद द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा पार्टनरशिप करके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन है उससे रिलेटेड फैक्ट को बताया गया है। तो मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2022 पे। ये आपका ग्लोबल मूवमेंट है जिसको इनिशिएट किया गया था भारत के द्वारा ताकि प्रमोट किया जा सके इन्वायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल को। आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी? ताकि एड्रेस किया जा सके इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को और क्लाइमेट चेंज को इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल पे। मकसद की अगर हम इसकी बात करें लाइफ इनिशिएटिव की तो इसका मकसद है कि रिप्लेस किया जाए माइंडलेस कंजम्पशन को माइंडफुल यूटिलाइजेशन की ओर और इनकरेज किया जाए इंडिविजुअल और कम्युनिटी को क्योंकि वो करे क्लाइमेट फ्रेंडली एक्शन ले अपने डेली लाइफ पे। अप्रोच क्या है इसका? फोकस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर को क्रिएट ग्लोबली लिवरेज लोकल कल्चर। ये फोकस कर रहा है इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर, को क्रिएट कर रहा है ग्लोबली, लिवरेज कर रहा है लोकल कल्चर को। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्रमोट करना है इन्वायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल को, निच करना है इंडिविजुअल को कि वो क्लाइमेट फ्रेंडली एक्शन ले, क्रिएट करना ग्लोबल नेटवर्क को प्रो प्लेनेट पीपल के लिए। एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं जैसे कि आपका प्रमोट करना सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को, इनकरेज करना इंडिविजुअल को कि वो उपयोग करे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, कार पूलिंग साइकिलिंग का या वॉकिंग करे, ना कि प्राइवेट व्हीकल का उपयोग करे ताकि रिड्यूस हो कार्बन एमिशन और प्रमोट किया जाए ग्रीनर कम्यूट को। इसके अलावा जो अदर रिलेटेड इनिशिएटिव है जैसे कि ग्लासगो क्लाइमेट मीट हो गया COP26, पंच अमृत स्ट्रेटेजी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम और नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। ये और भी जो इस टाइप का इनिशिएटिव है उसके बारे में मेंशन किया गया यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू टोड स्पीसीज। तो जो नया टोड का स्पीसीज पाया गया इसके बारे में हम जानेंगे। A new species of toad called Bufytil has been discovered in the Dampa Tiger Reserve of Mizoram। तो कहाँ से डिस्कवर किया गया है? डायरेक्ट नाम मेंशन किया जा सकता है कि ये क्या है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका एक नया स्पीसीज है टोड का जिसको कहा गया है बुफाइटी। इसको डिस्कवर किया गया है टम्पा टाइगर रिजर्व से, मिजोरम इंडिया के जगह से। तो टम्पा टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर सिचुएटेड है? मिजोरम पे। दिस मार्क द थर्ड स्पीसीज इन अ जीनस फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। और ये जो है तीसरा स्पीसीज है इस जीनस का जिसको पाया गया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भारत के। The previous two species, Buffoid megalanius and Buffoid campi, were found in Meghalaya। और इसके पहले जो दो स्पीसीज था Buffoid megalanius और Buffoid campi, इसको पाया गया था मेघालय पे। तो ये आपको याद होना चाहिए। Resolved taxonomic confusion field survey were conducted leading to the discovery of Buffoid Bufytil, which is distinct from other similar species in terms of intergenital webbing, coloration, skill tuberculation and the presence of ovoid ट्यूबरक्यूलेटेड एंड डिप्रेस्ड पैराटॉइड ग्लैंड। और रिजॉल्व करने के लिए जो टैक्सोनॉमिक कंफ्यूजन होता है फील्ड सर्वे को कंडक्ट किया गया जिसने लीड किया इस डिस्कवरी को कि जो ब्यूफॉइड ब्यूफैटिल है ये डिस्टिंग करता है दूसरे सिमिलर स्पीसीज से जो आपका इंटर डिजिटल वेबिंग, कलरेशन, स्किल ट्यूबरक्यूलेशन जो प्रेजेंट है ओवॉइड ट्यूबरक्यूलेटेड और डिप्रेस्ड पैराटॉइड ग्लैंड का। इस कारण ये उससे डिफरेंट है, अलग है। ये जो न्यू स्पीसीज है करेंटली इसको जाना जाता है एग्जिस्ट करने के लिए डैम्पा टाइगर रिजर्व से। और ये जो है पूरा करते हैं क्राइटेरिया को, इसको एसेस किया गया है क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी पे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा। तो किस कैटेगरी पे आता है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। It has been named after S. Bhupati, a prominent herpetologist who served as the principal scientist at the Salim Ali Center for Ornithology and Natural History in Coimbatore। इनका जो नाम है वो एस भूपति के नाम पर रखा गया है जो कि एक प्रोमिनेंट हेर्पेटोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सर्व किया था प्रिंसिपल साइंटिस्ट के रूप में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी पे और नेचुरल हिस्ट्री इन कोलम्बेटोर पे। आप देख सकते हैं इस स्पीसीज को। That's all for डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.